बच्चों, आज हम अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 12वीं के यूनिट 2 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग, जो कि परीक्षा में कई बार पूछा जाता है। हर्शे एवं चेज का प्रयोग। आप जानते हैं, अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेज ने सन 1952 में यह प्रयोग किसके संबंध में किया था? तो हम जानते हैं कि यह प्रयोग डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है, यह प्रमाणित करने के लिए यह प्रयोग किया गया था। इसके लिए अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेज ने क्या किया था बच्चों? इसके लिए इन्होंने T2 बैक्टीरियोफेज, एक जीवाणुभोजी यानी कि वायरस को लेकर प्रयोग किए थे। तो जो जीवाणुभोजी है, इसका जो शरीर है बच्चों, दो पदार्थों से मिलकर बना हुआ है। पहला, इसका सबसे बाहर का जो आवरण हम देख रहे हैं, यह प्रत्येक जीवाणुभोजी में प्रोटीन का बना होता है। और इसके भीतर जो सिर वाला भाग है, उसमें डीएनए है। जैसे कि आप जानते हैं, सल्फर प्रोटीन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी प्रकार फास्फोरस जो है बच्चों, वो डीएनए बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस प्रयोग में कुल 4 मुख्य पद रहेंगे बच्चों। पहला पद रहेगा रेडियोधर्मी लेबलिंग करना, यानी कि रेडियोधर्मी पदार्थों से इनको चिन्हित करना। दूसरा पद रहेगा बच्चों संक्रमण करना। तीसरा पद रहेगा अनावरण करना। चौथा पद रहेगा अपकेंद्रीकरण करना। ठीक है, तो एक एक करके हम इन सभी पदों को देखेंगे बच्चों। तो सबसे पहले देखें, ये हमने 2 अलग अलग बैक्टीरियोफेज लिए हैं, जिनके अंदर कोई रेडियो सक्रिय पदार्थ नहीं है। ठीक है, तो क्रिया का पहला पद क्या रहेगा? इनको हमको रेडियोधर्मी लेबलिंग करना है, रेडियो सक्रिय पदार्थों से चिन्हित करना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे बच्चों? इन दोनों बैक्टीरियोफेज को अलग अलग संवर्धन माध्यम में स्थापित करें। तो यदि एक बैक्टीरियोफेज को जब हमने रेडियो सक्रिय सल्फर युक्त संवर्धन माध्यम में वृद्धि करवाया, दूसरे को हमने रेडियो सक्रिय फास्फोरस वाले माध्यम में वृद्धि करवाया बच्चों, तो जो नए बैक्टीरियोफेज बनेंगे उनमें क्या होगा बच्चों? नए बैक्टीरियोफेज के शरीर के अंदर रेडियो सक्रिय सल्फर रहेगा। और सल्फर किसको बनाता है बच्चों? सल्फर प्रोटीन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जबकि यहाँ पर आप रेडियोधर्मी फास्फोरस माध्यम में जब इस बैक्टीरियोफेज को वृद्धि करवाएंगे, तो इसके शरीर में रेडियोधर्मी फास्फोरस आ जाएगा। तो फास्फोरस किसको बनाता है बच्चों? फास्फोरस डीएनए निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आइए देखें, अगला जो भाग है, जैसे इनका संवर्धन हो गया, तो जो नए बैक्टीरियोफेज बने वो कैसे हैं? तो नए बैक्टीरियोफेज के शरीर को देख रहे हैं बच्चों आप। अब जो नई पीढ़ी आई है इनकी बैक्टीरियोफेज की, इसमें यहाँ पर इनका जो प्रोटीन का आवरण है, वो रेडियो सक्रिय सल्फर से चिन्हित हो गया है, रेडियो लेवल हो गया है। इसी प्रकार यहाँ पर देखें, ये वाला जो बैक्टीरियोफेज था, जिसको हमने रेडियोधर्मी फास्फोरस माध्यम में वृद्धि करवाया था, तो इसके अंदर डीएनए रेडियो चिन्हित हो गया बच्चों। अब हम क्या करेंगे? पहला पद हो गया आपका, रेडियोधर्मी लेबलिंग हो चुका है। इसके बाद इनका दूसरा पद आएगा संक्रमण। तो संक्रमण के पद में हम देखते हैं कि यहाँ पर 2 हमने अलग अलग इस्चीरिचिया कोलाई बैक्टीरिया लिया है बच्चों। 2 अलग अलग ई कोलाई जीवाणुओं को लिया है और इनके ऊपर हम करेंगे इनका संक्रमण। तो जैसे ही दोनों अलग अलग बैक्टीरियोफेज को इसके ऊपर संक्रमण करवाते हैं बच्चों, तो संक्रमण करने के पश्चात आप देख रहे हैं, यह जो बैक्टीरियोफेज जब ई कोलाई बैक्टीरिया को संक्रमित करेगा, तो यह इसके इस डीएनए पदार्थ को इस बैक्टीरिया में छोड़ देगा। और यह वाला बैक्टीरियोफेज जिसके अंदर रेडियो सक्रिय फास्फोरस है, वो इसके डीएनए को इसके अंदर प्रवेशित करवा देगा। तो जैसे ही संक्रमण हो गया बच्चों, तो संक्रमण के बाद में यहाँ पर हम देख रहे हैं, दोनों बैक्टीरियोफेज अपने अपने डीएनए को इस बैक्टीरिया के अंदर मुक्त कर रहे हैं। ठीक है, ये वाला रेडियो सक्रिय फास्फोरस चिन्हित डीएनए भी इसके अंदर जा रहा है और साधारण डीएनए भी इसके अंदर जा रहा है। तो अलग अलग बैक्टीरिया के अंदर यह प्रयोग किया गया बच्चों। अब हम तीसरा पद करेंगे अनावरण। अनावरण में क्या करते हैं? मिश्रण को हिलाते हैं। जैसे ही मिश्रण को हिलाते हैं तो क्या होता है बच्चों? जैसे ही मिश्रण को हिलाते हैं तो बैक्टीरिया की सतह से बैक्टीरियोफेज मुक्त हो जाते हैं बच्चों। ठीक है, बैक्टीरियोफेज जैसे ही मुक्त हो गए तो प्रोटीन का आवरण यहाँ से अलग हो गया और जो डीएनए थे, दोनों ने अपने अपने डीएनए अलग अलग बैक्टीरिया में मुक्त कर दिए हैं। अब हम देखेंगे चौथा पद। चौथे पद में हम देख रहे हैं यहाँ पर अपकेंद्रीकरण, सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे बच्चों। तो सेंट्रीफ्यूज मशीन से जब इसका हम अपकेंद्रण करते हैं, मिश्रण को हिलाते हैं, तो क्या होता है? तो इसको हिलाने के पश्चात हम देख रहे हैं कि जो बैक्टीरियोफेज का जो प्रोटीन आवरण युक्त भाग था बच्चों, वह संवर्धन माध्यम पर ऊपर तैरने लग गया, जबकि भारी बैक्टीरिया जो थे वो कल्चर में नीचे की ओर बैठ गए। ठीक है, इधर देखेंगे तो ऊपर तैरने वाले जीवाणु भोजियों में रेडियो सक्रिय सल्फर पाया गया बच्चों।
रेडियो सक्रिय सल्फर यहाँ पर है, ठीक है। जबकि जो बैक्टीरिया है इसके अंदर रेडियो सक्रिय सल्फर नहीं पहुँचा, यहाँ पर वो नहीं है। दूसरा जो प्रयोग आप साथ में चला रहे थे उसमें क्या था, इसके बैक्टीरियोफेज के सिर वाले भाग में जो रेडियो सक्रिय फास्फोरस वाला डीएनए था उसने बैक्टीरिया कोशिका में स्थानांतरित कर दिया। अतः जो बैक्टीरियोफेज का प्रोटीन आवरण ऊपर तैर रहा है उसके अंदर रेडियो सक्रिय फास्फोरस नहीं रहेगा। और यहाँ तली में देखें, कल्चर की तली में क्या होगा, यहाँ पर जीवाणु कोशिका के अंदर रेडियो सक्रिय सल्फर नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि वो कहाँ रह गया, इसके प्रोटीन आवरण के साथ रह गया। और यहाँ देखें तो यहाँ पर क्या है, जीवाणुओं की कोशिकाओं में रेडियो सक्रिय फास्फोरस उपस्थित था बच्चों। जैसे अपकेंद्रीकरण हो गया और बैक्टीरियोफेज के शरीर बैक्टीरिया से पृथक हो गए बच्चों, ऊपर तैर रहे हैं, उसके पश्चात अब इन बैक्टीरिया के अंदर ये नए बैक्टीरियोफेज बनाएंगे। और जो नए बैक्टीरियोफेज बनेंगे उनमें क्या होगा, बैक्टीरियोफेज बनने के पश्चात ये बैक्टीरिया की कोशिका को नष्ट कर देते हैं बच्चों। और जितने बैक्टीरियोफेज है वो सारे के सारे इस बैक्टीरिया से बाहर आ जाते हैं। जैसे ही बाहर आ रहे हैं तो नई पीढ़ी में हम क्या देख रहे हैं, देखो इस बैक्टीरिया को जो संक्रमित करने वाले बैक्टीरियोफेज थे जिसके अंदर हमने रेडियो चिन्हित सल्फर लिया था बच्चों, तो यहाँ अगली पीढ़ी में रेडियो सक्रिय सल्फर प्राप्त नहीं हुआ। जबकि रेडियो सक्रिय फास्फोरस से जिन बैक्टीरियोफेज को हमने चिन्हित किया था और उनका संक्रमण बैक्टीरिया को करवाया था, तो उनकी जो अगली पीढ़ी आई, नई बैक्टीरियोफेज की जो अगली पीढ़ी आई, तो सभी के अंदर हम क्या देख रहे हैं, रेडियो सक्रिय फास्फोरस मौजूद है। तो इस पूरे प्रयोग से यह प्रमाणित हो जाता है बच्चों कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है। यह चित्र बनेगा बच्चों, आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमने पहला पद लिया है रेडियोधर्मी लेबलिंग करना। तो एक को हमने रेडियो सक्रिय फास्फोरस से चिन्हित किया है बच्चों, जिससे डीएनए रेडियो सक्रिय हो गया, और दूसरे को रेडियो सक्रिय सल्फर से चिन्हित किया जिससे इसका प्रोटीन आवरण रेडियोधर्मी हो गया बच्चों। दूसरा पद किया संक्रमण, यह बैक्टीरियोफेज इस बैक्टीरिया को संक्रमित कर रहा है और इसके अंदर अपने डीएनए को छोड़ रहा है, ठीक है। और यह बैक्टीरियोफेज इस बैक्टीरिया को संक्रमित कर रहा है और अपने डीएनए को इस बैक्टीरिया में मुक्त कर रहा है। तीसरा पद अनावरण, जब डीएनए दोनों ने मुक्त कर दिए और इसको हम हिलाते हैं तो ये बैक्टीरियोफेज का जो शरीर है वो बैक्टीरिया से अलग हो जाता है बच्चों, ठीक है, अलग हो गया। अब अलग होने के बाद हमने क्या किया, अपकेंद्रीकरण किया। अपकेंद्रीकरण जैसे किया तो कल्चर माध्यम पर ऊपर की ओर कौन तैर रहे हैं बच्चों, बैक्टीरियोफेज का प्रोटीन युक्त शरीर, ठीक है, प्रोटीन युक्त आवरण। जबकि तली में कौन बैठ गया, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया तली में जाकर बैठ गया। जब इनसे बैक्टीरियोफेज की नई पीढ़ी आई तो इसमें तो रेडियो सक्रियता पाई गई और इसमें रेडियो सक्रियता नहीं पाई गई, ठीक है। चूँकि फास्फोरस रेडियो सक्रिय पदार्थ था, वो डीएनए का भाग था और वह अगली पीढ़ी में स्थानांतरित हुआ। तो इस प्रयोग से यह प्रमाणित होता है कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है।